इशिकावा की मूक दलील से प्रेरित होकर काइतो बिना सोचे समझे कार्य करता है। क्रूर दृढ़ संकल्प और आश्चर्यजनक गति के साथ वह अपने गैंती की नोक को एक क्रूर प्रहार में घुमाते हुए अग्रणी भूत के सिर की ओर छलांग लगाता है। जब वह हवा में होता है तो समय धीमा होने लगता है। माया को अल्फा का एक और शिकार बनने से रोकने की इच्छा से प्रेरित काइटो एड्रेनालाइन के साथ अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता है। फिर भी उसके दिमाग में एक स्वार्थी विचार आता है, क्या खराब काम किया जा रहा है? मेरी क्लास विलेन है, मुझे अब भाग जाना चाहिए, किसी को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी है। शीर्ष भूत, जिसकी छाती पर गोलाकार पैटर्न में लाल टैटू हैं, अचानक हमले से पूरी तरह से चकित हो जाता है और प्रतिक्रिया करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। काइतो की कुल्हाड़ी की नोक अपने लक्ष्य पर जोरदार प्रहार करती है, जिससे दुश्मन का सिर विनाशकारी ताकत से टकराता है। जैसे ही प्रमुख भूत का सिर काइतो के हथियार से छेदा जाता है, पूरे दृश्य में एक तेज आवाज गूंजती है। घाव से गहरा लाल खून बहने लगता है और अल्फा का शरीर जमीन पर गिर जाता है। अल्फा के विशाल शरीर की गड़गड़ाहट पूरे दृश्य में गूंजती है। प्रभाव के बिंदु के आसपास जमीन हिलती है और दरारें बन जाती हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एड्रेनालाइन के लिए धन्यवाद। काइतो तुरंत अन्य दो श्रेष्ठ भूतों की प्रगति को नोटिस करता है। वह तेजी से अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से पहला उस पर आसानी से वार करता है, जिससे वह कई मीटर पीछे गिर जाता है, जब तक कि वह नुकीली चट्टानों की श्रृंखला से नहीं टकरा जाता। उस पल काइतो को लगा कि उसका पूरा शरीर दर्द और प्रभाव से कांप रहा है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह दर्द से दांत भींचते हुए और पैर कांपते हुए खड़ा हो जाता है। मैं उन्हें नहीं हरा सकता। बेशक आप नहीं कर सकते। ऐसा एक और झटका और मैं सचमुच मर जाऊंगा, काइतो सोचता है और गैंती की मदद से सीधा खड़ा हो जाता है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए उसी क्षण अल्फा फिर से उठना शुरू हो गया। गैंती से किया गया प्रहार शक्तिशाली और निश्चित रूप से प्रभावी था, लेकिन इतने उच्च स्तरीय ट्रांसेंडेंट को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। काइतो को महसूस होता है कि धड़कता हुआ दर्द उसके सभी अंगों में फैल रहा है और उसका दिमाग अंदर जाने का खतरा है, लेकिन वह विरोध करता है। अब जब वह अधिक तार्किक रूप से सोच रहा है तो उसका ध्यान पूरी तरह से वर्तमान मिशन पर है, जीवित रहने पर। सभी बाधाओं के बावजूद काइतो जानता है कि इस लड़ाई से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यदि वह जीवित रहना चाहता है तो उसे लड़ना होगा। इसलिए वह एक बार फिर गैंती घुमाते हुए खुद को आगे बढ़ाता है। अब जब वह कमजोर हो गया है तो विजयी होने का कोई भी मौका पाने के लिए उसे अल्फा गोब्लिन को हराना होगा। तुरंत अन्य दो ऊपरी भूत अपने नेता के लिए सुरक्षा की दीवार बनाते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसी बाधा को तोड़ना आसानी से किसी के नंगे हाथों से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने की कठिनाई के बराबर होगा, जो मानवीय रूप से असंभव है। लेकिन काइतो अब इंसान नहीं रहा। वह गैंती को अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ता है और क्या करना है ये तय करने के लिए आखिरी सेकंड तक इंतजार करता है, उम्मीद करता है कि भूतों की हरकत पर उससे ज़्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करेगा जिससे वे उसे चोट पहुंचा सकते हैं। भूतों में से एक काइटो को आते हुए देखता है और बंद मुट्ठियों से उसकी ओर बढ़ता है। ये वही है जिसने पहले काइटो को मारा था, इसलिए उसे विश्वास है कि वह इस बार उसे मार सकता है। कैटो देखता है कि भूत अपना धड़ आगे की ओर झुकाता है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह इस राक्षस से पार पाने का उपाय सोचने की कोशिश करता है। यदि उसके पास मॉडल टॉवर में मौजूद कौशल होते तो यह एक बच्चे से कैंडी लेने जैसा होता, लेकिन कौशल उपयोग गाइड खरीदने के लिए उसके पास 100 कांस्य सिक्के भी नहीं हैं, इसलिए हथियार के लिए उसके पास केवल उसकी कुल्हाड़ी है। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। जैसे ही ऊपरी भूत उसकी दिशा में हमला करता है, कैटो दौड़ते समय झुक जाता है, लगभग अपना संतुलन खो देता है, लेकिन वह राक्षस की बाईं मुट्ठी के नीचे फिसल जाता है, जो तुरंत दाहिनी ओर वार करने का प्रयास करता है, जिसे कैटो चमत्कारिक ढंग से चकमा दे देता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि जैसे ही वह दाईं ओर बढ़ता है, काइटो खुद को दूसरे श्रेष्ठ भूत का सामना करता हुआ पाता है, जो उसे अपने शक्तिशाली हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। शीर्ष भूत की हथेलियां एक तेज गति में बंद हो जाती हैं, काइतो को कुचलने का प्रयास करती हैं जैसे कि वह एक तुच्छ कीट हो। काइतो इतनी आसानी से पकड़ा जाना नहीं चाहता। प्रभावशाली निपुणता के साथ वह दूसरे शीर्ष भूत के पैरों के बीच फिसल जाता है और उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता है। वह स्लाइड के बाद तुरंत खड़ा होता है और स्थिति का आकलन करता है। वह अब दो ऊपरी भूतों के पीछे है और जब वह देखता है कि उनका अल्फा अभी भी उसके घुटनों पर है तो उसकी आंखें गंभीर दृढ़ संकल्प से चमक उठती हैं। वह उसकी कुशल चकमा के कारण हुए आश्चर्य का लाभ उठाते हुए उस पर झपटता है। उसकी कुदाल सहज गति से चलती है और वह जितनी शक्ति उसके पास है उसका उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है। काइटो की दाहिनी बांह पर नसें दिखाई देती हैं और उसके हाथ में मौजूद गैंती हवा में एक चाप खींचती है, जो सीधे अग्रणी ऊपरी भूत की खोपड़ी पर निशाना साधती है।
एक त्वरित और सटीक गति के साथ कुदाल की नोक अपना लक्ष्य ढूंढ लेती है या काइतो देख लेता है। लड़के के दिमाग में दुश्मन के खून के एक बार फिर बहने की अपेक्षित छवि स्पष्ट है, लेकिन ये सच नहीं होती है। भाग्य काइतो पर एक क्रूर चाल खेलता है। इससे पहले कि कुदाल अपने लक्ष्य तक पहुंचे, भूत नेता आश्चर्यजनक गति से कार्य करता है। अत्यधिक ताकत और गति के साथ वह काइतो की दाहिनी बांह पकड़ लेता है, जिससे गैंती को उस तक पहुंचने से रोका जा सकता है। काइतो के शरीर में दर्द का एक झटका सा दौड़ता है। अल्फा ने लड़के की दाहिनी बांह के चारों ओर बड़े हाथ को बंद कर दिया और जितना जोर से खींच सकता था खींच लिया, अवर्णनीय बल के साथ काइतो की बांह को चीर दिया। जैसे ही उसका अंग उसके शरीर से अलग हो गया, काइतो ने दुख भरी चीख निकाली। अर्रर्रर्रर्रग। ऊपरी भूतों का नेता क्रोधित होकर काइतो की बांह को अपने शक्तिशाली हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि वह सांस लेने के लिए हौंफने लगता है। जब वह काइतो की पीड़ा और हताशा का फायदा उठाता है तो उसके चेहरे पर एक परपीड़क मुस्कान आ जाती है। हफ हफ। एटूर्डिता। राक्षस बड़बड़ाता है। काइतो के घाव से कोई खून नहीं बह रहा है और भले ही वह किसी भी जीवित प्राणी के लिए असहनीय दर्द में है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उसे विरोध करने के लिए प्रेरित करती है। वह अपनी बची हुई कुछ ताकत का उपयोग किनारे पर छलांग लगाने और खुद को दुश्मन की पकड़ से मुक्त करने के लिए करता है। दर्द तीव्र है, लेकिन काइतो अपना दिमाग तेज रखता है। दूसरी ओर अल्फा काइतो के भागने के संक्षिप्त क्षण से निराश होकर पहले से भी अधिक क्रूरता के साथ आगे बढ़ता है। केवल राक्षस एक स्तब्ध जानवर की तरह धीरे धीरे असंगत रूप से चलता है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि चूंकि मैं पिशाच बन गया हूं, ये चीज़ फिर से उत्पन्न हो जाएगी। काइतो सोचता है कि उसे लगता है कि फटे हुए अंग का दर्द जल्दी ही दूर हो जाता है। लेकिन इसके बारे में सोचने के बजाय मुझे ये सोचना होगा कि मैं इससे कैसे बचूंगा। काइतो अपने कंधे की ओर देखता है और देखता है कि अन्य दो ऊपरी भूत भी उसकी ओर दौड़ रहे हैं। श्रेष्ठ भूतों के खिलाफ भीषण लड़ाई के बाद काइतो को तुरंत एहसास हुआ कि वह उस लड़ाई को नहीं जीत पाएगा और उसने तुरंत भागना शुरू कर दिया। आखिरकार वह एक ही समय में इनमें से 3 राक्षसों से नहीं निपट सकता। हालांकि तीनों दुश्मनों ने हार नहीं मानी और उनकी ओर दौड़ते रहे। अजीब बात है, कौशल और भाग्य के मिश्रण के साथ काइतो किसी तरह कालकोठरी के घुमावदार गलियारों में श्रेष्ठ भूतों का ट्रैक खोने में कामयाब रहा। पीछे देखने के बाद अब उसका पीछा नहीं किया जा रहा था। वह सोचने के लिए जल्दी से एक अंधेरे कोने में एक चट्टान के पीछे छिप गया। निस्संदेह ऐसे हताश पलायन की अपनी कीमत होती है। जबकि वह खुद को श्रेष्ठ भूतों से दूर रखने में कामयाब रहा, वह खुद को जागृत लोगों के समूह से भी दूर करने में कामयाब रहा जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे। विफलता की भावना उसके दिल पर भारी पड़ती है, क्योंकि वह अन्य सदस्यों के बारे में सुराग पाने के लिए हौंफने की कोशिश करते हुए दोनों तरफ देखता है। मुझे सोचने की ज़रूरत है। अभी सर्वोच्च प्राथमिकता जीवित रहना और इस चीज़ को ठीक करने का तरीका ढूंढना है। उसने अपनी फटी बांह को देखते हुए सोचा। अंधेरे के एक हिस्से में छिपकर काइतो अपनी स्थिति का आकलन करना शुरू कर देता है और आश्चर्यजनक रूप से व्यापारी की दुकान उसके सामने दिखाई देती है, जैसे कि यह किसी खेल के चरणों के बीच बस एक संक्षिप्त विराम हो। इससे काइतो के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। व्यापारी की दुकान वास्तव में उल्लेखनीय प्रकार की वस्तुओं की पेशकश करती है जो उसकी मदद कर सकती हैं। एकमात्र समस्या यह है कि वस्तुओं की कीमतें लगभग बहुत अधिक हैं। फिर भी काइतो की पीठ पर वस्तुओं से भरा एक बैकपैक है, इसलिए वह कुछ विकल्पों की सावधानीपूर्वक जांच करता है, प्रत्येक विकल्प के फायदे और नुकसान पर विचार करता है। व्यापारी के स्टोर में आपका स्वागत है। बिक्री के लिए कई वस्तुएं हैं। मूल मन पुनर्जनन औषधि 50 कांस्य सिक्के, बुनियादी जीवन पुनर्जनन औषधि 60 कांस्य सिक्के, खरगोश का मांस 30 कांस्य सिक्के, मिश्रित बल्ब 15 कांस्य सिक्के, दक्षिणी खंजर 200 कांस्य सिक्के, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, गैलिस की ज्वलंत एल्वेन तलवार 200 चांदी के सिक्के, पवन छाया कवच 180 चांदी के सिक्के, प्रतिबंधित मंत्रों की प्राचीन पुस्तक 250 चांदी के सिक्के, तारों वाली रात का केप 110 चांदी के सिक्के, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये व्यापारी की सूची में उपलब्ध कुछ वस्तुएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और क्षमताएं हैं। खिड़की की ओर देखते हुए वह आश्वस्त था कि उसके हाथ को ठीक करने का उत्तर इन वस्तुओं में से था, विशेष रूप से जीवन के पूल में या किसी सामान्य शरीर में, लेकिन वह यह भी समझता है कि उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति उसे वस्तुओं को खरीदने की अनुमति नहीं देती है, जिसकी सख्त जरूरत नहीं है। वर्तमान राशि 3 कांस्य सिक्के। केवल 3 कांस्य सिक्कों के साथ मैं वास्तव में बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ। मुझे इन्हें अपने पास रखना होगा। उसने अपनी आंखों के सामने तैरते एकमात्र अंक को देखते हुए सोचा। काइतो आहें भरता है और अपने आप से फुसफुसाता है, मैं लगभग भूल ही गया था कि मैंने आज पहले ही कुछ खा लिया है। जैसे ही उसका फटा हुआ हाथ दर्द से धड़कता है, काइतो को एहसास होता है कि उसे तुरंत निर्णय लेना होगा।
उस पल में वह अपने सामने सामान से भरे बैग को देखता है और सोचता है कि अगर वह स्वार्थी होता और सब कुछ बेच देता तो उसे कितना मिलता। अनुमान लगाना, वह अपना बायां हाथ भारी बैकपैक की ओर बढ़ाते हुए कहता है। क्या आप व्यापारी को विविध वस्तुओं के साथ बैकपैक आइटम बेचना चाहते हैं? इससे 300 कांस्य सिक्के प्राप्त हो सकते हैं। केवल 300 कांस्य सिक्के? इस थैले में खजाना है? काइतो अविश्वसनीय रूप से पूछता है। शायद वह छूट दे रहा है क्योंकि मैं ये सब एक ही बार में बेच रहा हूँ। काइतो अपने साथ रखे सभी सामान वाले बैग को बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचता है। आखिरकार उसके समूह के सभी लोगों ने इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक गहरी आह के साथ काइतो बिक्री के लिए सहमत हो गया। आपको 300 कांस्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। हालांकि वह इस सब से छुटकारा पाने को लेकर थोड़ा उदास है, लेकिन वह जानता है कि उसके बैकपैक में कुछ भी उसे जीवित रहने में मदद नहीं कर सकता है। कम से कम अब उसके पास बड़ी रकम है जो उसके लिए इस यादृच्छिक पोर्टल से जीवित बाहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वर्तमान राशि 303 कांस्य सिक्के। काइतो उपलब्ध वस्तुओं की फिर से जांच करता है, हर चीज को ध्यान में रखता है जिसमें उसके हाथ को ठीक करने की तात्कालिकता भी शामिल है। वह जानता है कि वह जीवन की 5 सरल औषधियां खरीद सकता है और मोहरा के सभी 5 सदस्यों को ठीक करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का तरीका सीखने के लिए ट्यूटोरियल सहित कई अन्य चीजें भी खरीद सकता है। यह एक कठिन निर्णय है, लगभग एक दुविधा है, लेकिन काइतो इस बार पीछे नहीं हटना चाहती। वह जानता है कि पीछे हटना हार के समान होगा और उसे लगता है कि यदि वह अभी भी एक नए शरीर और अपने पास मौजूद कई विकल्पों के साथ हारना चुनता है तो वह अपना जीवन नहीं बदल पाएगा और हमेशा दुखी होकर जीना जारी रखेगा। इसलिए लंबे समय में पहली बार काइतो ने पूरी तरह से स्वार्थी कदम उठाने का फैसला किया। क्या आप मौसमी दुकान से 100 कांस्य सिक्कों के लिए कौशल उपयोग के लिए मार्गदर्शिका खरीदना चाहेंगे? काइतो हाँ दबाने के लिए पलक भी नहीं झपकाता। आपने 100 कांस्य सिक्के खर्च किए हैं। आपको कौशल उपयोग हेतु मार्गदर्शिका प्राप्त हुई है। फिर काइतो की नज़र दाहिनी ओर दुकान टैब पर जाती है, वही टैब जिसमें वस्तुओं की लंबी सूची उसने पहले देखी थी। और बिना ज़्यादा सोचे समझे वह उस एकमात्र हथियार के आइकन पर क्लिक कर देता है जिसे वह थोड़े से पैसे से खरीद सकता है। क्या आप 200 कांस्य सिक्कों में मर्चेंट साउदर्न डैगर खरीदना चाहेंगे? काइतो की बाईं तर्जनी एक सेकंड के लिए कांपती है, लेकिन वह खरीदारी के लिए सहमत हो जाता है। आपने 200 कांस्य सिक्के खर्च किए हैं। आपको दक्षिणी खंजर प्राप्त हुआ। कुल लागत 300 कांस्य सिक्के थे। मुझे पूरी राशि मिल गई। यह मेरे लिए जीवन औषधि के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। काइतो थोड़ा निराश होकर कहता है, लेकिन जब वह नीचे देखता है और अपने नए आइटम देखता है तो वह मुस्कुराता है आनंद से। कौशल उपयोग गाइड बिगिनर्स गाइड के समान है, जो कुछ दर्जन पृष्ठों वाली एक छोटी किताब है। दूसरी ओर दक्षिणी डैगर बिल्कुल शानदार है। इसका घुमावदार ब्लेड पतला और नुकीला है जो मंद परिवेशीय प्रकाश में चमकता है। चमड़े से ढकी मूठ एक मजबूत और आरामदायक पकड़ प्रदान करती है। जब काइतो अपने बाएं हाथ में खंजर पकड़ता है तो उसे दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस होती है। उसके हाथ में खंजर के वजन का एहसास उसे शक्ति और जिम्मेदारी का मिश्रण देता है, भले ही उसके पास अपने बुरे हाथ से इसका उपयोग करने की क्षमता नहीं है। हालांकि ब्लेड का घुमाव तरलता और निपुणता की भावना पैदा करता है, जबकि धातु की चमक इसकी क्षमता को रेखांकित करती है। ये निश्चित रूप से एक अच्छा हथियार है। काइतो कलकोठरी के अंधेरे गलियारों में चुपचाप चलता रहता है, हर कदम पर सावधानी बरतता है। हवा में उदासी का माहौल है, सब कुछ बहुत शांत है। कभी कभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जो दूर से गूंजती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन चूंकि वह सावधानी से चलता है इसलिए उसे यकीन होता है कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा है। ऊंचे भूतों के साथ युद्ध से भागने के बाद उसने देखा कि पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए छोटे भूत अधिक सतर्क हैं, जैसे कि वे उसकी उपस्थिति से चिंतित हो गए हों। ये छोटे कमीने जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक चालाक हैं। वे अब सावधानी से गश्त कर रहे थे, घुसपैठिए की तलाश में हर गलियारे को स्कैन कर रहे थे। लेकिन किसी तरह काइतो छुपे रहने में सफल हो जाता है और उनसे लड़ने से बच जाता है। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। मुझे वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कोई अभी भी जीवित है जो श्रेष्ठ राक्षसों को हराने में मेरी मदद कर सकता है। इसके अलावा हमें पोर्टल में प्रवेश किए हुए 30 मिनट से अधिक समय हो गया है। हमारा समय समाप्त हो रहा है। काइतो सोचता है कि वह उस सुरंग से निकलने के लिए 3 छोटे भूतों का इंतजार कर रहा है जिसमें वह है। जैसे ही काइतो कालकोठरी से होकर उस स्थान के पास पहुंचता है जहां कुछ मिनट पहले लड़ाई हुई थी, उसके दिल की धड़कन और सांसें तेज हो गईं। आशा और भय का मिश्रण था। आखिरकार काइतो ने सभी को पीछे छोड़ दिया। यदि वे सभी पहले ही मर चुके होते तो वह दोषी महसूस करता। हो सकता है वे हमेशा ही भागते रहे हों, उसने सामने देखते हुए सोचा। लेकिन जब वह उस स्थान पर पहुंचता है तो उसका सामना एक भयावह लेकिन उम्मीद जगाने वाले दृश्य से होता है।
उनके साथियों के शव जा चुके हैं। इनमें से कोई भी नहीं। इसके बजाय वहां केवल खून के पुल और आगे की ओर जाने वाली पटरियां हैं, एक भयानक निशान जिस रास्ते पर पार्टी लड़ाई शुरू करने से पहले चल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर जगह खून बिखरा हुआ देखकर काइतो कांप उठती है। उसकी आंखें हर इंच पर घूम रही थीं और यह उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही थीं कि राक्षसों ने उनके शव क्यों ले लिए। यह उन भूतों की आम आदत नहीं थी जिन्हें वह जानता है। इसके विपरीत भूत आमतौर पर उन्हें कई टुकड़ों में काट देते थे और उन्हें प्रदर्शन पर छोड़ देते थे। हवा भारी हो जाती है और बेचैनी की भावना उस पर हावी हो जाती है, जिससे नकली जागृत व्यक्ति तुरंत गुफा की कुछ नुकीली चट्टानों के पीछे छिप जाता है। उसका दिमाग तेजी से विकल्पों पर घूमने लगा। सामान्य भूतों के लिए श्रेष्ठ भूतों के साथ काम करना सामान्य बात नहीं है। आमतौर पर वे अलग अलग संस्कृतियों और व्यवहार वाले दो अलग अलग प्रकार के राक्षस होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ कोई जादूगर है, वह खुद से फुसफुसाते हुए कहता है। परिकल्पना काइतो के दिमाग में आती है, लेकिन वह नकारात्मक में अपना सिर हिलाता है। नहीं, ये संभव नहीं है। हम मॉर्टल टॉवर में नहीं हैं। ये वास्तविक जीवन है, काइतो जोर देता है, लेकिन अचानक वह अपनी बाईं ओर देखता है और खून के एक बड़े पूल में अपना प्रतिबिंब देखता है। उसके चेहरे का प्रतिबिंब देखकर और मॉर्टल टॉवर से उसके अवतार के साथ उसकी वर्तमान उपस्थिति की चरम समानता को देखकर उसे पता चलता है कि वह अब संयोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। पहले उसकी शक्ल में बदलाव, फिर उसके द्वारा खेले जाने वाले खेल के समान दुकान प्रणाली, और अब भूत और मॉर्टल टॉवर में उनकी समानता। निश्चित रूप से एक संबंध है, अगर केवल विडंबना के माध्यम से खेल के रचनाकारों में से। तो हाँ, यहाँ एक जादूगर भूत हो सकता है। वह एकमात्र प्राणी है जो दो अलग अलग प्रकार के भूतों को एक साथ काम करने के लिए मना सकता है। काइटो परिभाषित करता है और फिर एक गहरी सांस लेता है। शेष, ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ का बॉस काफ़ी सख्त होने वाला है। और अगर मैं वास्तव में सही हूं, तो कोई कारण है कि राक्षसों ने उन सभी को ले लिया। मॉर्टल टॉवर में गोब्लिन क्षमा एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार का प्राणी है, और काइतो ने इन सभी वर्षों में वास्तविक जीवन में इसके अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना है। विभिन्न जातियों के जादूगर विश्व ऊर्जा नामक एक प्रकार के मन को निकालने के लिए अपघटन का उपयोग करते हैं, जिसे केवल अन्य जीवित प्राणियों से ही निकाला जा सकता है, लेकिन वे विशेष रूप से मनुष्यों को पसंद करते हैं क्योंकि वे बहुतायत में मौजूद हैं और अधिकांश प्राणियों की तुलना में बहुत अधिक मन रखते हैं। बेशक ये सब केवल मॉर्टल टॉवर की वास्तविकता पर लागू होता है, लेकिन काइटो के लिए यहाँ तक कि थोड़ी सी भी समानता उसे प्राप्त होने वाली सबसे अच्छी खबर होगी, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि अन्य सभी जागृत लोगों को श्रेष्ठ भूतों द्वारा जादूगर के पास लाया जाएगा। अभी भी जीवित हैं। आगे बढ़ने और यह पता लगाने की कोशिश करने का दृढ़ संकल्प कि उसके सहकर्मी कहाँ गए हैं, काइटो अपनी आंखों से खून के निशानों का अनुसरण करता है, ये सोचकर कि यह उसके लिए एकमात्र सुराग हो सकता है। फिर जैसे ही काइतो उठने और उस चट्टान को छोड़ने वाला होता है जिसके पीछे वह छिपा हुआ है, उसे गलियारे में हलचल दिखाई देती है जिसका वह अनुसरण करने वाला है। उसका शरीर अकड़ जाता है और वह धीमा हो जाता है, ध्यान से उस गलियारे को देखता है जहां खून के निशान जाते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंधेरे से एक छोटा सा भूत निकलता है। इसकी चमकीली आंखें सतर्क हैं और यह अपने दाहिने हाथ में एक छोटी सी मशाल रखता है। काइतो तुरंत अपने विकल्पों पर विचार करता है। वह जानता है कि यदि वह भूत का आमने सामने मुकाबला करता है तो चिल्लाने पर वह और अधिक शत्रुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। काइतो को यह चुपचाप करना होगा, लेकिन कैसे? अंततः इस चीज़ का उपयोग करने का यह एक अच्छा समय हो सकता है, काइतो सोचता है। कुछ मिनट पहले व्यापारी की दुकान से सामान प्राप्त करने के बाद काइतो ने कौशल उपयोग गाइड में अपने कौशल को देखने के लिए कुछ सेकंड का समय लिया। चूंकि वह लेवल 1 है, उसके पास केवल 2 कौशल हैं। हालांकि उनमें से कोई भी वैसा नहीं दिखता जैसा मॉर्टल टॉवर में था। उनके मुख्य कौशल को लेस दैन ईविल पॉइंट मैनिपुलेशन ग्रेटर दैन कहा जाता है और दूसरे को लेस दैन लाइफ ड्रेन ग्रेटर दैन कहा जाता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद काइतो के पास अपने मुख्य कौशल के बारे में सब कुछ पढ़ने का समय नहीं था, क्योंकि समय उसके विपरीत था, लेकिन दूसरा सरल था, इसलिए ऐसे समय में इसका उपयोग करना आसान था। मैं ये कर सकता है, मैं इसे कैसे करूं? ओह ठीक है, एक गहरी सांस लें और खून को सूंघें। खैर, यहाँ ये बहुत कठिन नहीं होगा। काइतो ने खून के ढेर को देखकर अपनी बात समाप्त की जो लगभग उसके बाएं पैर को छू रहा था। फिर काइतो अपनी नासिका से हवा खींचता है और उसी क्षण उसकी पुतलियों का रंग बदल जाता है। सुंदर पन्ना हरे रंग से उसकी पुतलियां गहरे लाल रंग में बदल जाती हैं। उसी समय उसके मुंह में 4 नुकीले तेजी से बढ़ते हैं। काइतो को यह भी लगता है कि उसके आसपास की हर चीज़ अधिक संवेदनशील हो गई है, जैसे गंध, आवाज़ और यहाँ तक कि उसकी दृष्टि भी। वह अपने पास मौजूद भूत की हर हरकत को विस्तार से सुन सकता है। इसके अलावा काइतो अपने आसपास की हर चीज़ को लाल रंग के स्पेक्ट्रम की विविधताओं में देखता है और किसी कारण से यह उसे लगभग हंसाता है, लेकिन वह खुद को नियंत्रित करता है और जिस पत्थर पर वह खड़ा था
उसके पीछे से कूदता है, छोटे भूत की ओर दौड़ता है, जो ऐसा नहीं करता है। उसके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं है, क्योंकि काइतो उसे पीछे से आश्चर्यचकित करता है और उसकी गर्दन काट देता है, लेकिन खंजर से नहीं, बल्कि अपने मुंह से। जब काइतो ने उसे अपने नुकीले नुकीले दांतों से जकड़ लिया, तो भूत आश्चर्य और दर्द की दबी दबी आवाज निकालता है। हमले की गति के साथ काटने की ताकत जबरदस्त होती है। काइतो जोर से निचोड़ता है, अपनी ताकत का उपयोग करके प्राणी को अपने ही खून से दबा देता है। भूत खुद को जागृत की पकड़ से मुक्त करने के लिए सख्त संघर्ष करता है। इसकी चमकती आंखें डर से भर जाती हैं, क्योंकि इसके कमजोर हाथ काइतो के चेहरे पर बुरी तरह फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन इसके प्रयास व्यर्थ हैं। भूत की ताकत फीकी पड़ने लगती है और उसकी सहनशक्ति तेजी से कम होने लगती है। भूत की जीवन ऊर्जा काइतो में प्रवाहित होती है, उसे पोषण और मजबूती प्रदान करती है। उसे अपने शरीर में एक आरामदायक गर्मी महसूस होती है और भूत कमजोर से कमजोर होता जाता है। जब भूत अंततः पूरी तरह से थककर जमीन पर गिर जाता है, तो काइतो निष्क्रिय शरीर को छोड़ देता है और कुछ कदम पीछे हट जाता है और अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। उसके दांत अपने मूल आकार में लौट आते हैं और उसकी पुतलियां पन्ना हरे रंग की हो जाती हैं। आपने कॉमन गोब्लिन में 300 लोगों का स्वास्थ्य बहाल किया है। आपने एक सामान्य भूत को मार डाला है। आपने +200 XP प्राप्त किया है। काइतो पराजित भूत को जोर जोर से सांस लेते हुए जमीन पर देखता है और विश्वास नहीं कर पाता कि उसने ही इस प्राणी को मारा है। जैसे ही काइतो भूत की लाश को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है और अपनी हौंफती हुई सांसों की आवाज़ सुनता है, उसके दिमाग में विचारों और चिंताओं का बवंडर घूमने लगता है। क्या यह मर चुका है? उसने सोचा। उसकी आंखें उसके हाथों पर खून और पैरों पर पड़ी लाश पर केंद्रित थीं। भूत की ज्वलंत और मजबूत भयंकर निगाहें गायब हो गईं और उसकी अभिव्यक्ति शून्य हो गई। मैंने सचमुच उस चीज़ को मार डाला, उसने बमुश्किल विश्वास करते हुए जोर से कहा। लेकिन ये सभी अचानक विचार काइतो के दाहिने कंधे में महसूस होने वाले कष्टदायक दर्द से भी अचानक बाधित हो जाते हैं। ये दर्द उस समय से अलग है जब उन्होंने अपना हाथ खो दिया था। उसकी त्वचा ऊपर नहीं उठ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो उसके कंधे को खींचा और मरोड़ा जा रहा हो। इसलिए जब काइतो इस दर्द को महसूस करते हुए अपने दाहिने हाथ को देखता है, जो लगभग उसे फिर से चिल्लाने पर मजबूर कर देता है, तो वह देखता है कि फर्श और छत पर खून के एक छोटे और त्वरित विस्फोट के बाद उसका अंग तेजी से पुनर्जीवित हो रहा है। काइतो अपने दाहिने हाथ को उंगलियों के साथ फिर से पूरा देखता है, नाखून और यहाँ तक कि जोड़ों में भी वही झुर्रियाँ। खून को देखते हुए उसका दिमाग दर्द और उसके पुनर्जनन से स्तब्ध था। बिना समझे कि क्या हो रहा था, उसने अपनी भौहें उठाईं और स्वचालित रूप से सामान्यता के साथ अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की। अपनी प्रत्येक उंगली को हिलाना और अपने दाहिने हाथ को बिना किसी समस्या के बंद करना। अनजाने में काइतो लगभग हंसता है और चेहरे पर मुस्कान के साथ रुक जाता है, फिर भी भ्रमित रहता है। जीवन बहाली वास्तव में काम करती है, काइतो कहता है और उसी विचार के साथ अपनी स्टेटस विंडो खोलता है, जैसा कि किसी भी वेब लिंक के लिए सामान्य है। जब स्टेटस विंडो उसके सामने खुलती है, तो काइतो देखता है कि उसके जीवन अंक 100 पर वापस आ गए हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो यहाँ दिखाई देने वाले बिंदु वास्तव में मेरी शारीरिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह बुदबुदाता है और अपनी ठुड्डी पर हाथ रखता है। उसकी नज़र स्टेटस विंडो के निचले भाग पर जाती है, जो उसके शेष कौशल बिंदुओं को दर्शाता है, जो बिंदु उसने अपनी विशेषताओं के बीच वितरित करने के लिए छोड़े हैं। उसके पास उपयोग करने के लिए 3 कौशल बिंदु हैं, खुद को खिलाने के अपने दैनिक मिशन के लिए इनाम। तो उत्साह से कांपते उसके हाथ, काइतो इंटेलिजेंस विशेषता के बगल में जोड़ प्रतीक पर क्लिक करता है और इसे 10 से बढ़ाकर 13 कर देता है, जिससे उसके केवल 3 अंक खर्च होते हैं। वह जानता है कि वह अभी तक शारीरिक रूप से किसी जादूगर को नहीं हरा सकता है, लेकिन उसे प्रयास करना होगा। भले ही उसके पास 13 गति, 13 शक्ति या 13 सहनशक्ति हो, उनमें से कोई भी पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उसकी मानक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना ही एकमात्र प्रशंसनीय विकल्प हो सकता है, क्योंकि तब वह कुछ ऐसा नोटिस कर सकता है जिसे वह सामान्य रूप से नोटिस नहीं करेगा या उसके साथ आएगा। कुछ बढ़िया विचार। तो आशा की एक चिंगारी के साथ काइतो उस गलियारे के नीचे खून के निशान का अनुसरण करना शुरू कर देता है जहां से गश्त करने वाला भूत आया था। वह जो भी कदम उठाता है उसकी गूंज धीरे धीरे सुनाई देती है और कालकोठरी और भी गहरी होती जा रही है। कोहरे की एक पतली परत विषम अंतरालों को भरती जा रही है। कालकोठरी के विभिन्न गलियारों और सुरंगों का अनुसरण करते हुए हवा की दूर की फुसफुसाहट और गश्त पर निकले भूतों से कभी कभी सन्नाटा टूट जाता है। इनमें से एक आकस्मिक मुठभेड़ के दौरान काइतो ने दक्षिणी डैगर की क्षमता का परीक्षण करने का फैसला किया और धीरे धीरे पीछे से एक भूत के पास पहुंचा। हालांकि काइतो को गुप्त हमलों का बहुत कम या कोई अनुभव नहीं है, इसलिए जब वह भूत से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, तो छोटे प्राणी के नुकीले कान हिलते हैं, एक नई ध्वनि पकड़ते हैं और वह अचानक घूम जाता है। तुरंत भूत क्षेत्रीय क्रोध की चीख निकालने की तयारी करता है, क्षेत्र के अन्य सभी भूतों को सचेत करने और अपने दुश्मन को डराने के लिए।
लेकिन काइटो तुरंत कार्रवाई करता है और बिना एक पल भी सोचे खंजर से वार करता है, राक्षस को मारता है गला। इस प्रकार भूत की पीड़ादायक चीख के बजाय केवल उसके खून से लथपथ होने की आवाज़ ही सुनाई देती है। काइटो ने अपने कानों में भूत की मौत की चेतावनी नहीं सुनी, इसलिए वह हाथ में खंजर लेकर उस पर कूद पड़ता है। भूत की छाती पर कई वार करने के बाद, जिससे प्राणी खून उगलता है, काइटो अंततः लंबे समय से प्रतीक्षित संदेश सुनता है। आपने एक सामान्य भूत को मार डाला है, आपको जोड़ 200 एक्सपी प्राप्त हुआ है। एड्स बाय पब फ्यूचर। काइटो धीरे से खड़ा होता है और राक्षस की लाश को देखता है। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। ये चीज़ आसानी से खत्म भी नहीं होती। वह सोचता है, दया की कमी के कारण आपको एक बुराई प्राप्त हुई है। काइटो उस अजीब नई खिड़की को देखकर आश्चर्य से देखता है जो उसके सामने प्रकट हुई है। यह मेरे मुख्य कौशल से एक चेतावनी होनी चाहिए, लेकिन यह क्या है? दया की कमी। आश्चर्य करते हुए काइटो को कुछ ही क्षणों में एहसास हुआ कि छाती पर एक दर्जन से अधिक वार करने के बजाय वह सिर्फ सिर पर वार कर सकता था या गला कटने के बाद उसके मरने का इंतजार कर सकता था। किसी भी मामले में गलती दूर हो गई थी, या यूं कहें कि शायद ये कोई गलती नहीं थी। आखिरकार उसने बुराई के लिए एक अंक अर्जित किया। कुछ क्षणों पहले वस्तुओं से भरे बैग को बेचने से अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त करने के बाद काइटो को अपने कौशल के बारे में थोड़ा सीखने में कुछ समय लगा। कालकोठरी के पथरीले फर्श पर बैठकर उसने अपने हाथ में मौजूद छोटी सी किताब खोली और तुरंत एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी। जैसा कि आपने मैनुअल में देखा, काइटो ने तुरंत किताब बंद कर दी क्योंकि उससे निकली आवाज़ पूरे कक्ष में गूंज रही थी जिसमें वह था। उसने किनारों की ओर देखा और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ देर तक मौन खड़ा रहा कि कोई भी उसे सुन न सके। आखिरकार कुछ सेकंड के बाद उसने किताब को फिर से खोलने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने इसे चुपचाप खोला और इसे थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, जो वर्णनकर्ता की धीमी आवाज़ को सुनने के लिए पर्याप्त था, लगभग एक फुसफुसाहट की तरह। उद्धरण चिन्ह। शुरुआती लोगों के लिए प्रत्येक जागृत व्यक्ति में अद्वितीय क्षमताएं होती हैं। वैसे काइटो, आपके मुख्य कौशल को ईविल पॉइंट मैनिपुलेशन कहा जाता है, दुष्ट बिंदु हेरफेर। यह अजीब है, मैंने ऐसी क्षमता के बारे में पहले कभी नहीं सुना। चुप रहो और मेरी बात सुनो, किताब ने कहा और फिर सामान्य रूप से जारी रही। ईविल पॉइंट मैनिपुलेशन कौशल आपके वर्ग खलनायक का मुख्य कौशल है और इसे प्रशिक्षण, उपयोग की निरंतरता या किसी अन्य माध्यम से विकसित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ये कौशल केवल आपके विकास के लिए एक समर्थन और कदम के रूप में काम करेगा। जब आप बुरे कार्य करते हैं तो आपको बुरे अंक प्राप्त होंगे, जो स्पष्ट रूप से खोजों को पूरा करने, स्तर बढ़ाने आदि के लिए आपको प्राप्त होने वाले विशेषता बिंदुओं से भिन्न होते हैं। बुरे अंक वे बिंदु होते हैं जिनका उपयोग आप क्षमताओं की नकल करने और बनाने के लिए करते हैं। एक खलनायक के लिए शक्तिशाली बनना भाग्य या विकल्प का विषय नहीं है, बल्कि एक दायित्व है। एक खलनायक के लिए शक्तिशाली बनना कोई भाग्य या विकल्प नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य है। काइटो उस क्षण से इस वाक्य के बारे में सोचता है जब वह कौशल उपयोग गाइड की आवाज़ सुनता है, और जब वह दूसरे भूत को मारता है तो अंततः उसे यह बात समझ में आती है। ये वाक्य बिल्कुल सही है और काइटो जानता है कि क्योंकि उसके पास खलनायक वर्ग है, उसके पास बाकी सभी से बेहतर और मजबूत बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, या एक दिन नायक निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। इसके अलावा अब जबकि काइटो के पास लगभग एक नया जीवन जीने का अवसर है, मरना ही वह आखिरी चीज़ है जो वह चाहता है। जैसे जैसे वह कालकोठरी के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, क्लस्ट्रोफोबिक वातावरण अधिक से अधिक घुटन भरा हो जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इस प्रकार वह जानता है कि खतरा निकट है। ये लगभग पीड़ादायक भय की अनुभूति है और उसे जो ठंडक महसूस होती है वह और अधिक तीव्र होती जाती है। और जब वह अंततः एक गलियारे के प्रवेश द्वार पर आता है जो दूसरों से बिल्कुल अलग है, ईंटों से ढका हुआ है, तो उसे पता चलता है कि वह सही जगह पर आ रहा है। खून के निशान उसे यहाँ तक लाए हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके समूह के साथी यहाँ लाए गए हैं। काइटो का दिल पहले से ही धड़क रहा था, लेकिन ये तब और भी तेज हो गया जब उसने इस गलियारे के प्रवेश द्वार के पास एक ऊपरी भूत की आकृति देखी। तुरंत काइटो इसके ठीक पीछे एक खंभे के पीछे छिप जाता है। जब वह इस उत्कृष्ट वस्तु का निरीक्षण करता है तो उसके माथे से ठंडा पसीना बहता है, लेकिन यह अन्य छोटे, गश्त करने वाले भूतों की तरह नहीं चलता है। इसके विपरीत ये श्रेष्ठ भूत अभी भी खड़ा है, इस प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा है। ये वह रास्ता होना चाहिए जो जादूगर भूत की ओर जाता है। अगर मैं हॉल में जाना चाहता हूं तो मुझे इस आदमी से आगे निकलना होगा और मुझे ये चुपचाप करना होगा ताकि अधिक दुश्मनों को आकर्षित न करूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी सांसों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए और तनावग्रस्त मांसपेशियों के साथ काइटो सोचता है कि वह क्या कर सकता है। वह जानता है कि उसका भाग्य उसके कौशल और विशेषकर उसके साहस पर निर्भर करता है। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं।
कुछ विकल्प बचे हैं, लेकिन एक पिशाच के रूप में वह एक सामान्य इंसान की तुलना में थोड़ा अधिक जोखिम उठा सकता है। बड़ी समस्या यह है कि काइतो को मदद के लिए चिल्लाए बिना दुश्मन को मार गिराना है, और यह एक बड़ी बाधा है। तो स्थिति से कैसे निपटना है, ये जानकर उसके पास एक विचार आता है। चारों ओर ऐसी चट्टान की तलाश कर रहे हैं जो इतनी बड़ी हो कि काफ़ी शोर कर सके, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि उससे धमाका न हो। सौभाग्य से उसे अपने बाएं पैर के नीचे एक आसानी से मिल जाता है, इसलिए वह धीरे धीरे नीचे झुकता है और ध्यान से उसे पकड़ लेता है। यह एकदम सही है। अगला कदम एक रणनीतिक बिंदु खोजने के लिए उसके परिवेश का विश्लेषण करना है जहां से उसे फेंकना है। उसका लक्ष्य ऊपरी भूत का ध्यान आकर्षित करने, उसे उसकी वर्तमान स्थिति से विचलित करने और उसे करीब लाने के लिए पर्याप्त शोर मचाना है। फिर काइतो ने गलियारे में अपनी स्थिति से विपरीत दिशा में पत्थर फेंका, जिससे वह एक विशिष्ट ध्वनि के साथ कुछ दूरी पर एक दीवार से टकराया। आवाज से घबराकर भूत अपना सिर घुमाता है और ये देखने के लिए कि आवाज कहाँ से आई है, वहां जाना शुरू कर देता है कि यह क्या है या कौन है। हालांकि उसे यकीन है कि यह सिर्फ एक साधारण, छोटा, मूर्ख, महत्वहीन भूत है, उसे आश्वस्त होने की जरूरत है। जैसे ही शीर्ष भूत उसके बगल से गुजरता है, व्याकुलता का फायदा उठाते हुए काइतो छाया के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ता है। जैसा कि उसने गुप्त वध के अपने अंतिम प्रयास से सीखा था, इस बार वह तेजी से और दोगुनी सावधानी के साथ आगे बढ़ता है। उसके नुकीले नुकीले दांत कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वह ऊपरी भूत की पीठ पर छलांग लगाता है, अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेटता है और अपने होठों को अपने दुश्मन की गर्दन के चारों ओर सील कर देता है। भ्रमित शीर्ष भूत सहज रूप से उसे पकड़ने वाले को पीछे खींचने की कोशिश करता है, और जब उसे काटने का एहसास होता है तो वह चिल्लाता है, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती। जैसा कि चेतावनी दी गई है, काइतो वह व्यक्ति है जो अपनी गलतियों के साथ साथ अपनी सफलताओं से भी सीखता है। जब वह उछला और शीर्ष भूत को पीछे से पकड़ लिया तो उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि उसका गला और इस प्रकार उसकी स्वर रज्जु भी कट जाए। हमला एकदम सही था और भूत की जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म होने में देर नहीं लगती, जबकि पिशाच जिसे वह मार रहा है उसकी आंखों से छिपा रहता है। भूत एक पल के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जल्द ही पिशाच के हमले के कारण आई कमजोरी के कारण वह हार जाता है। उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर जाता है। आपने एक सुपीरियर गोब्लिन को मार डाला है। आपने जोड़ 1000 एक्सपी प्राप्त किया है। आपने स्तर बढ़ा दिया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपने कौशल अंक जोड़ 10 प्राप्त किए। काइतो इस बात से आश्चर्यचकित होने के लिए समय चाहता है कि आखिरकार उसने एक स्तर हासिल कर लिया है, लेकिन जैसे ही वह ऊपरी भूत की पीठ से कूदता है और जमीन पर गिरती हुई लाश की आवाज़ सुनता है, उसे जमीन पर भारी प्रहार की आवाज़ भी सुनाई देती है। ईंटों से बने दालान का दरवाज़ा। काइतो का सिर धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़ता है और वह देखता है कि एक ऊपरी भूत उसके सामने वाले मार्ग से निकल रहा है। भूत अजीब तरह से अपना पेट खुजा रहा है। याओ पारलौकिक जोर से जम्हाई लेता है और फिर काइतो को देखता है। पहले कुछ क्षणों के लिए दूसरा ऊपरी भूत भ्रमित दिखता है, कम से कम कहने के लिए थोड़ा नींद में है। अंत में वह अपने भाई को जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखता है और फिर उसकी नज़र काइतो के नुकीले दांतों पर पड़ती है जिनसे खून टपक रहा है। उसे अपने मटर मस्तिष्क के साथ स्थिति को संसाधित करने में कुछ और क्षण लगते हैं और काइतो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसने क्या गलती की है। मैंने सब कुछ ठीक किया। मैंने सावधानी से काम लिया और भूत को पूरी तरह से गोली मार दी। तो ये दूसरा भूत कहाँ से आया? काइतो नए शत्रु की अभिव्यक्ति में परिवर्तन होते हुए देखता है और सोचता है। उस समय काइतो के दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब सरल है, वह पर्याप्त भाग्यशाली नहीं था। जल्दी, मुझे शीघ्रता से कार्य करना होगा। मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, काइतो खुद से चिल्लाता है। काइतो की उंगलियां तेजी से चलती हैं, खंजर चलाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सेकंड पहले हासिल किए गए कौशल बिंदुओं का तेजी से उपयोग करने के लिए। वह जानता है कि वह बाद में उनका उपयोग करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आखिरकार अगर उसे एक बेहतर भूत का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य से काइतो के पास ये सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं है कि इस बार अंक कैसे वितरित किए जाएं। तभी श्रेष्ठ भूत गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उसकी ओर दौड़ने लगता है। जीव पलक झपकते ही काइतो तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इससे लड़के को उस समय की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब उसने अपना हाथ खो दिया था। इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के इससे बचता है और एक बहुत सुंदर कलाबाजी में अपने शरीर को एक हाथ से पीछे की ओर फेंकता है। फिर भी वह उल्टा गिर जाता है। उसकी पीठ उसी खंभे पर टकराती है जिस पर वह छिपा हुआ था और ट्रांसेंडेंट के हमले से बचने में सफल हो जाता है। फिर उस क्षण निम्नलिखित निष्कर्ष उसके दिमाग में आता है। मेरा शरीर बहुत बहुत हल्का है। अपनी हताशा के बीच काइतो के हाथ तेजी से उसकी विशेषता विंडो से नीचे फिसल गए और एक ही सेकंड में उसने एक यादृच्छिक विशेषता के लिए प्राप्त सभी 10 अंकों को खर्च करने के लिए जितनी तेजी से संभव हो सके क्लिक किया, इस प्रकार इसे बढ़ाया।
उसके पास इसके बारे में चुनने या सोचने का समय नहीं था और सैद्धांतिक रूप से कोई बुरा विकल्प नहीं था, सब कुछ उसे बेहतर भूत के खिलाफ मदद करेगा। और काइतो को अपनी शारीरिक क्षमताओं में अंतर देखने में कुछ क्षणों से अधिक समय नहीं लगा। मेरा शरीर बहुत हल्का है, उसने सोचा, जैसे वह अपने सिर के बल खड़ा होता है और अपने शरीर को फुर्तीले मोड़ के साथ उठता है। इस गतिविधि के दौरान उसकी जैकेट का हुड उसके सिर को ढक लेता है और काइतो अनायास ही मुस्कुरा देता है। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए बाईं ओर मुड़ती है और वह देखता है कि उसने अपनी चपलता विशेषता को 10 से बढ़ाकर 20 अंक कर लिया है। ये बहुत कुछ समझाता है। उफ, वह अपने चेहरे पर एक मुक्का आते देखकर कहता है, अब जब मुझे दूसरा मौका दिया गया है तो मैं निश्चित रूप से मरने वाला नहीं हूँ। अपनी चपलता में अचानक सुधार के साथ काइतो ऊपरी भूत के प्रहार पर आश्चर्यजनक रूप से तेजी से प्रतिक्रिया करता है। वह अपने दाहिने हाथ में दक्षिणी खंजर घुमाता है और दुश्मन पर छलांग लगाता है, जिससे वह क्षण भर के लिए विचलित हो जाता है। लाभ का लाभ उठाते हुए काइतो ऊपरी भूत के सिर के पीछे मध्य हवा में झटका देता है। दक्षिणी खंजर हल्की आवाज के साथ हवा में चीरता है और कट से अचानक खून बहने लगता है। ऊपरी भूत जल्दी से अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखता है, उथला झटका महसूस करता है और दर्द से थोड़ा कराहता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। काइतो आश्चर्य से अपनी भौहें उठाता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मैंने अभी अभी अपनी चपलता विकसित की है, इसलिए जैसी मैंने कल्पना की थी, मेरी ताकत वैसी ही बनी हुई है। वह अब भी मुझसे ज्यादा मजबूत और सख्त है, वह सोचता है। शीर्ष भूत अचानक मुस्कुराता है, अपने मोटे भरी दांतों के साथ साथ अपने आत्मविश्वास को भी दिखाता है। ठंड महसूस होने के बावजूद काइतो भयभीत नहीं है। यदि उसके साथियों का रास्ता ठीक उसके सामने है तो उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है, और वह जानता है कि उसे इसका फायदा उठाने की जरूरत है जबकि उसका दुश्मन उसे कमा रहा है। लेकिन मैं अकेले इस चीज को कैसे हराऊंगा? वह आश्चर्य करता है उस भूत को देखकर जो आसानी से लगभग 2 मीटर की शुद्ध मांसपेशियों और बर्बरता से भरा है। चूंकि राक्षस को किसी योजना के बारे में सोचने के बारे में काइटो जैसी चिंता नहीं है, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है। हालांकि इस बार जागृत व्यक्ति ने बहुत अधिक रक्षात्मक रुख नहीं अपनाने का फैसला किया और उसे आश्चर्यचकित करने के लिए अपने बाएं हाथ से भूत के चेहरे पर मुक्का मारा। लेकिन राक्षस के शरीर को कंपकंपाने वाले झटके के बजाय ये काइतो के पूरे शरीर को कंपकंपा देता है, जो राक्षस की त्वचा और मांसपेशियों की कठोरता को महसूस करता है। हो सकता है कि अगर इस तरह का मुक्का किसी साधारण भूत पर लगा हो तो यह उसे गिराने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह उस प्रकार के भूत के साथ काम नहीं करता है जो उच्च स्तर पर है। काइतो के मुंह पर ऊपरी भूत बमुश्किल हिलता है, जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। ये काम नहीं करेगा, आप निश्चित रूप से उसे हरा नहीं सकते। अगले सेकंड में काइतो को एक शक्तिशाली मुक्का मारा जाता है जो उसके पेट में लगते ही खून उगल देता है। जैसे ही झटका काइतो के पेट को मरोड़ता है, फ्लैशबैक की एक श्रृंखला उसके सिर से गुजरती है, जिससे उसे पुरानी रातें याद आती हैं जब उसने मोर्टल टॉवर की 11वीं मंजिल पर श्रेष्ठ भूतों के गांवों और गांवों का वध करके खेती के अनुभव और वस्तुओं पर घंटों खर्च किए थे। ये सारी यादें तब सतह पर आ जाती हैं जब उसे एक श्रेष्ठ भूत द्वारा पीटा जा रहा होता है, जिससे वह तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि यह सब भाग्य का मजाक है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे एक अलग जीवन जीने की आशा दिलाना और फिर एक कमजोर प्राणी के लिए मरकर सब कुछ समाप्त करना, जिसे वह पहले सैकड़ों बार मार चुका है, कम से कम कहने के लिए ईश्वर की ओर से क्रूर और परपीड़क है। भूत का झटका उसे कई मीटर आगे फेंक देता है, जिससे वह ईंट के गलियारे के फर्श पर अपनी पीठ के बल घसीटता हुआ चला जाता है, जिससे माना जाता है कि वह अपने समूह के साथियों को ढूंढने की उम्मीद कर रहा था। काइतो जानता है कि वह भाग सकता था, लेकिन उसे ये भी लगता है कि उसे अपना जीवन हमेशा के लिए बदलने के लिए शमन गोब्लिन से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। गिरते हुए काइतो भयावह गलियारे में देखने की कोशिश करता है और देखता है कि इस लंबे रास्ते के अंत में एक तीव्र लाल रोशनी है। वह एक सेकंड के लिए ढोल की आवाज़ सुन सकता है, लेकिन उसके पास आने वाले भारी कदमों की आवाज़ से संगीत तुरंत बाधित हो जाता है। इस समय काइतो की आंखों में अब कोई आशा नहीं बची है, वे लगभग खाली हैं। उसकी पलकें बहुत भारी हैं, वह थक गया है, शायद अब आराम करने का समय आ गया है। हालांकि जैसे ही काइतो अपना नया मौका छोड़ने वाला होता है, सब कुछ शांत हो जाता है और उसके दिमाग में एक दूर की आवाज़ गूंजती है। यह उनके पिता की आवाज़ है। उद्धरण चिन्ह ... चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न लगे, आपको इससे उबरने का रास्ता अवश्य खोजना होगा। वे शब्द बार बार गूंजते हैं और उसके पिता का चेहरा उसकी स्मृति में उभर आता है, साथ ही उसकी थकी हुई और बीमार लेकिन फिर भी कोमल मुस्कान। उसी समय शीर्ष भूत काइतो को उसकी शर्ट के कॉलर से धीरे धीरे उठाता है, जो उसे इस हद तक मारने के लिए प्यासा है कि उसकी लार टपकने लगती है। भूत लड़के की खोपड़ी को कई टुकड़ों में तोड़ने के लिए जोर से मुक्का मारने की तैयारी करता है, लेकिन जब राक्षस अपना बायां हाथ उठाता है तो काइतो की आंखों में चमक लौट आती है। काइतो की चमकती आंखों को देखकर, एक रूबी लाल और दूसरी पन्ना हरे रंग में, राक्षस किसी कारण से झिझकता है, या तो डर से
अनिश्चितता से या अजीबता से और झिझक के इस क्षण के दौरान मांस को फाड़ने की आवाज़ पूरे स्थान पर जोर से गूंजती है। फिर ऊपरी भूत के मुंह के कोनों से खून निकलना शुरू हो जाता है, बहुत सारा खून। भूत अचानक कमज़ोर महसूस करते हुए नीचे देखता है और देखता है कि दक्षिणी खंजर उसकी छाती के बाईं ओर फंसा हुआ है। काइतो के एक आश्चर्यजनक हमले से उसका दिल आधा टूट गया है। इस बार भूत की आंखें धुंधली हो जाती हैं और वह काइतो पर गिर पड़ता है। आपने एक सुपीरियर भूत को मार डाला। आपने जोड़ 1000 एक्सपी प्राप्त किया। काइतो को सांस लेने, आराम करने में कुछ सेकंड लगते हैं, भले ही श्रेष्ठ भूत का बदबूदार, भारी शरीर उस पर गिरता है। काइतो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद थका हुआ है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने लगभग सब कुछ छोड़ दिया है। हालांकि उसके पास आराम करने के लिए भी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए वह जल्द ही खड़ा हो जाता है, अपनी दाहिनी हथेली को ऊपरी भूत की ओर बढ़ाता है और कहता है, बेचना। क्या आप व्यापारी को अपर गोब्लिन अवशेष बेचना चाहते हैं? जैसा कि मैंने सोचा, संपूर्ण ऊपरी भूत और आइटम बैग की तरह वस्तुओं को एक साथ बेचना केवल एक बिक्री के रूप में गिना जाता है। यह उपयोगी और सुविधाजनक है, लेकिन अगर मैं प्रत्येक वस्तु को अलग से बेचता हूं तो मुझे बहुत अधिक पैसा मिलना चाहिए। काइतो जोर से सोचता है और अपने सामने लाश को देखता है। वैसे भी मुझ में राक्षसों के अंगों को अलग करने और बेचने की हिम्मत नहीं होगी। मैं कम से कम इस तरह के मामले के लिए आसान तरीका अपनाऊंगा। बिना किसी देरी के काइतो ने अपने द्वारा मारे गए ऊपरी भूतों की 2 लाशें बेच दीं। आपको व्यापारी से 25 कांस्य सिक्के प्राप्त हुए। आपको व्यापारी से 25 कांस्य सिक्के प्राप्त हुए। व्यापारी को ऊपरी भूतों की लाशें बेचकर काइतो को प्रत्येक के लिए कुछ कांस्य सिक्के मिलते हैं। हालांकि यह कोई खास रकम नहीं है, लेकिन ये भोजन जुटाने के लिए घर में मौजूद चीज़ों को बेचने से बेहतर है। खुद पर थकान हावी होने के कारण काइतो ने फैसला किया कि गश्त कर रहे भूतों से मुठभेड़ की संभावना के साथ अब वह जहां है वहीं रहने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। इसलिए वह ईंटों के गलियारे से नीचे उतरता है और उसके अंत में रहस्यमयी रोशनी की ओर बढ़ता है। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। रास्ता अंधकार में और आश्चर्यजनक रूप से खाली है। हालांकि ये सब जल्दी ही अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि गूंजते ड्रमों की आवाज़ निश्चित रूप से काइतो के आसपास के अंधेरे की तुलना में अधिक ध्यान खींचने वाली और डराने वाली होती है। काइतो अंत की ओर ईंटों के गलियारे से नीचे चलना जारी रखता है और उसका दिल तेज और तेज हो जाता है और उसके अस्तित्व के हर तंतु में तनाव स्पंदित हो जाता है। प्रत्येक कदम भारी और धीमा लगता है, मानो उसका अपना अवचेतन मन उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, काइतो अपनी सुनने की शक्ति तेज रखता है और अपनी इंद्रियों को सतर्क रखता है। गलियारे के अंत तक पहुंचकर काइतो उस कक्ष में झांकता है जो उसके सामने प्रकट होता है। जब वह स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें कमरे को तेजी से देखती हैं और विवरण लेती हैं। कक्ष बड़ा है और आग की तीव्र चमक से जगमगाता है। जगह के केंद्र में शमन भूत अपनी भयावह उपस्थिति के साथ खड़ा है। उसकी पपड़ीदार हरी त्वचा आग की लपटों की रोशनी में चमकती है और उसकी आंखें भी एक खतरनाक लाल चमक बिखेरती हैं, जिसमें कोई पुतली, श्वेतपतल या सामान्य आंख जैसा कोई भाग नहीं है, बस 2 प्रकाश बल्बों की तरह चमक रही है। इसके अलावा वह एक हुड पहनता है जो उसके सिर के हिस्से को ढकता है, और वह ऊपरी भूतों की तुलना में शारीरिक रूप से बहुत बड़ा है, जो उसके बगल में छोटे हो जाते हैं। शमन के आसपास कई अन्य भूत मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट उपस्थिति है। कुछ की त्वचा कम हरी होती है, नुकीले नुकीले दांत होते हैं और अन्य साधारण गोबलिन तात्कालिक भाले और ढाल रखते हैं। सभी किसी कारण से केंद्र के पास नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही वह एक नज़र से कमरे का निरीक्षण करता है, काइतो की आंखें उसके समूह के साथियों से मिलती हैं। लॉर्ड इशिकावा थके हुए लग रहे हैं और उनके सिर से बहुत खून बह रहा है। फिर भी वह अभी भी सचेत लगता है, क्योंकि वह कुछ श्रेष्ठ भूतों द्वारा संरक्षित एक काट से बंधा हुआ है। माया, अयुमी और बोर्जा थोड़ा बगल में हैं। सभी ने अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी है और उनके अंगों को रस्सियों से बांध रखा है। वे एक प्रबलित लकड़ी के पिंजरे के अंदर हैं और ऐसा लगता है कि जादूगर कक्ष के केंद्र में बड़े धातु के बर्तन में जो कुछ भी तैयार कर रहा है उसे पूरा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही काइतो इस पूरी स्थिति पर विचार करता है, उसे पहले की तरह साधारण कंपकंपी से कहीं अधिक महसूस होता है। वह भय, क्रोध, चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण महसूस करता है। यह आशा कि हर कोई अभी भी इससे बाहर निकल सकता है, काइतो में एक आंतरिक आग जगाती है। हवा में तनाव स्पष्ट है, ड्रम तेजी से गूंजते हैं, जिससे काइतो की चिंता बढ़ जाती है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जो अराजक दृश्यों के विपरीत होता है। वह जानता है कि अगर उसे अपने साथियों को बचाने और शक्तिशाली शमन गोब्लिन का सामना करने का कोई मौका मिलना है तो उसे जल्दी और सावधानी से कार्य करना होगा, लेकिन ये सारा शोर उसके विचारों के रास्ते में आ जाता है। अचानक उसकी नज़र कड़ाही से दूर पास की एक शेल्फ पर टिक गई। ऐसा लगता है कि यह शेल्फ जार और अज्ञात वस्तुओं से भरा हुआ है। वहाँ कुछ उपयोगी हो सकता है।
हाथ में खंजर लेकर काइतो कमरे में अपनी स्थिति का आकलन करता है। वह जादूगर के चारों ओर भूतों की गतिविधियों को देखता है और महसूस करता है कि उनकी दृष्टि में एक अंतराल है, हालांकि वे हमेशा चलते रहते हैं, एक छोटा सा छेद जहां वह किसी का ध्यान नहीं जा सकता है। इसलिए काइतो दोनों ओर देखता है और कक्ष में प्रवेश करता है, पंजों के बल सावधानी से कदम रखते हुए भूतों द्वारा पहचाने जाने से बचने की कोशिश करता है और उन भूतों से छिपने के लिए खंभों का उपयोग करता है जो अधिक निगरानी में रहते हैं। वह जानता है कि उसकी हर चाल सटीक और मौन होनी चाहिए, और उसकी किस्मत यह है कि भूत इतने चतुर नहीं है कि संदेह कर सके कि वह यहाँ तक पहुँच गया है। शेल्फ के करीब पहुँचने पर काइतो देखता है कि जार करीब से बहुत बड़े हैं। ये जार लगभग पूरे गैलन पानी के आकार के हैं, लेकिन काइतो उनकी सावधानीपूर्वक जांच करता है, कुछ ऐसी चीज की तलाश करता है जिसका उपयोग वह अपनी रणनीति में कर सके। हालांकि सभी लेबल भूतों की भाषा में हैं और वह समझने में असमर्थ हैं। उसकी उंगलियां अलग अलग रंग के कंटेनरों की ठंडी सतहों पर फिरती हैं, जब तक कि उसे एक चमकदार पदार्थ वाला एक जार नहीं मिल जाता है जिसे वह सोचता है कि वह पहचानता है, और फिर उसे यह जांचने का विचार आता है कि यह सही है या नहीं। बेचना। वह चांदी चमकदार पदार्थ वाली शीशी को छूते हुए सोचता है। स्लीप पोशन की बिक्री रोक दी गई। आपके पास यह वस्तु नहीं है, इसलिए आप इसे बेच नहीं सकते। उसके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान आ जाती है। काइतो जानता है कि यह औषधि उसके दोस्तों के लिए बचाव का अवसर पैदा करने की कुंजी हो सकती है, और भी अधिक इस तरह की बड़ी मात्रा में। डेथ टॉवर में यह औषधि 33वीं मंजिल पर बॉस को हराने की कुंजी थी, शायद यह इस जादूगर भूत को हराने की भी कुंजी होगी। एकमात्र समस्या यह है कि यह बोतल शमन के पास कहीं भी ले जाने के लिए बहुत बड़ी और भारी है, इसलिए काइतो को एक और समाधान के बारे में सोचना होगा। कुछ सेकंड के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। हो सकता है कि भूत जादूगर को खत्म करने के लिए इसका उपयोग करना संभव न हो, लेकिन मैं इसका उपयोग भूतों की संख्या कम करने और अराजकता पैदा करने के लिए कर सकता हूं। काइतो सोचता है और कुछ जांचने के लिए किताबों की अलमारी की लकड़ी को छूता है। जल्द ही उसे लकड़ी की चरमराहट सुनाई देती है। लकड़ी की चरमराहट केटो को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर देती है। उसे डर होता है कि कहीं ये ध्वनि भूतों को उसकी उपस्थिति के प्रति सचेत न कर दे। वह अभी भी खड़ा है, ये देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि कोई भूत शोर पर प्रतिक्रिया करता है या नहीं। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि लगातार ड्रम बजाने के कारण ध्वनि पर उसके दुश्मनों का ध्यान नहीं गया। क्षणिक राहत महसूस करते हुए काइटो को किताबों की अलमारी की चरमराहट के कारण एक और विचार मिलता है, जो दर्शाता है कि यह संरचना कितनी कमजोर है। अगर मैं उस किताबों की अलमारी को गिरा दूं तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा, और भले ही मैं शारीरिक रूप से किसी भूत से न टकराऊं, वे ये जांचने के लिए करीब आएंगे कि क्या हो रहा है, और अगर मैं सही हूं तो उस मात्रा में उस औषधि की खुशबू आएगी, यह उनके जीवन की सबसे अच्छी नींद लेने के लिए पर्याप्त होगा। कुछ त्वरित सोच के बाद काइतो ने पोशन रैक की कमजोर संरचना को सटीक रूप से धक्का दिया, जिससे वह हिल गया और रास्ता दे दिया। पहले कांच के जार तेजी से गिरने लगते हैं, जिससे एक तेज कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है जो कमरे में गूंजती है। अन्य कांच की शीशियां फर्श पर गिरने से ठीक पहले एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे तेज धमाके होते हैं और ध्वनि कक्ष में गूंजती है। प्रत्येक गिरती शीशी के साथ एक तेज भेदने वाली आवाज कमरे में भर जाती है। अचानक हुई आवाजों से भूत तुरंत सतर्क हो गए, और एक पल के बाद वे सतर्क हो गए क्योंकि उन्होंने ढोल बजाना बंद कर दिया, जिससे गहरी शांति छा गई। और जब आखिरकार पूरी किताबों की अलमारी गिरने लगती है तो एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है और पूरी कालकोठरी में गूंज उठती है। काइतो ने इस सब के कारण उत्पन्न भ्रम और अराजकता का फायदा उठाया और छाया के माध्यम से जितनी तेजी से संभव हो सके आगे बढ़ गया। बड़े खंभों में से एक के पीछे छिपकर भूतों की व्याकुलता का फायदा उठाते हुए, जब वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा था। भूत अभी भी अनिश्चित और संदिग्ध सबसे पहले नजरों से जांच करना शुरू करते हैं। जांच करने के लिए ढहे हुए औषधि रैक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन शमन गोब्लिन का ध्यान केवल कुछ क्षणों के लिए ही आकर्षित हुआ, और वह जल्द ही उसके सामने कड़ाही पर फिर से ध्यान केंद्रित करता है। संभवतः उसने सोचा कि कोई मूर्ख शैतान ही यह सब गड़बड़ कर रहा है। ये बहुत अच्छा है, काइतो सोचता है, और आशा भरी मुस्कान के साथ अपना सिर उठाता है। जैसे ही भूत गिरी हुई किताबों की अलमारी के चारों ओर भीड़ लगाते हैं, काइतो उत्सुकता से इंतजार करता है और अपनी आंखों से देखता है कि स्लीपिंग पोशन के चमकते कण घने धुएं में बिखरे हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार के सार, औषधि और रसायनों के मिश्रण का एक उत्पाद था। और गिरती किताबों की अलमारी। धुआं घना है, और भूत, क्योंकि वे वास्तव में वह नहीं है जिन्हें आप स्मार्ट कह सकते हैं, बिना इसका एहसास किए धुएं के अंदर चले जाते हैं और जल्द ही शामक प्रभाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। न केवल वे अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाते हैं, बल्कि उनकी पलकें भारी हो जाती हैं क्योंकि वे अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ सेकंड बाद भूतों के जमीन पर गिरने की जोरदार आवाजें अन्य राक्षसों द्वारा सुनी जाती हैं, जिन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया है, और शमन भूत द्वारा, जो अपने बाएं कंधे की ओर देखता है, जैसे कि इसने अंततः उसकी रुचि पकड़ ली हो।
एक एक करके कई भूत गहरी नींद में सो जाते हैं और काइतो अपने चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ औषधि के प्रभाव को देखता है। अब भूतों का एक बड़ा हिस्सा निष्प्रभावी हो गया है, जिससे मुकाबला करने के लिए काफी कम दुश्मन बचे हैं। निगरानी में अंतराल का लाभ उठाते हुए काइतो चुपचाप इशिकावा की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसके पास मौजूद श्रेष्ठ भूत भी गिरी हुई किताबों की अलमारी के गिरने से आकर्षित हो गए थे। लॉर्ड इशिकावा को एक काट से बांध दिया गया है और उसके दृष्टिकोण को देखकर वह विश्वास और आशा के मिश्रण से उसकी ओर देखता है। काइटो, क्या तुम जीवित हो? इशिकावा फुसफुसाता है, लेकिन उसकी आवाज़ बमुश्किल उसके सूखे होठों से छूटती है। काइतो अपनी एक उंगली से गाना गाता है और मिस्टर इशिकावा से चुप रहने के लिए कहता है। वह अपने हर काम के बाद खोजे जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। चुपचाप सिर हिलाते हुए इशिकावा संदेश को समझता है और अपना मुंह बंद रखता है। सावधानीपूर्वक हरकतों के साथ काइतो ने अपनी बेल्ट से खंजर को हटा दिया और इशिकावा के हाथों को काट से बांधने वाली रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। तंग गांठें जल्दी ही ढीली हो गईं और उसकी भुजाओं की गतिशीलता पुनः प्राप्त करने के बाद रस्सी के साथ इतने समय के बाद भी उसके हाथ पैरों में झुनझुनी हो रही थी। उसकी कलाइयों पर गहरा लाल निशान था, जिसमें कुछ खून भी था। इशिकावा अपनी आंखों में कृतज्ञता के साथ काइतो को देखता है। हालांकि उसे लगता है कि उसके शब्दों की ज़रूरत है, लेकिन उसकी नज़र में जो भावना है वह सब कुछ कह देती है। वह इतना खुश है कि वह काइतो को गले लगा सका। हालांकि वे दोनों जानते हैं कि इस जगह से जीवित बाहर निकलने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। काइतो उस रेलिंग पर जाने की तैयारी करता है जहां माया, आयुमी और अन्य लोग हैं, लेकिन अचानक कमरे में गर्मी भर जाती है। इशिकावा और काइतो शमन गोब्लिन की ओर देखते हैं और देखते हैं कि वह अपना एक हाथ उठा रहा है और अपनी हथेली में आग का गोला बना रहा है। उसकी लाल आंखें शरारत से चमकती हैं क्योंकि वह सीधे काइतो और इशिकावा को एक बुरी मुस्कान के साथ देखता है जो उसके सभी नुकीले दांतों को दिखाती है। जल्दी करो बच्चे, हमें कवर ढूंढना होगा, इशिकावा चिल्लाता है और काइतो को पास के एक खंभे के पीछे खींचने की कोशिश करता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि काइतो को पता है कि छिपना अब कोई विकल्प नहीं है। उसके पास मॉडल टॉवर मालिकों से लड़ने का इतना अनुभव है कि वह कह सकता है कि अपने कमरे के अंदर बॉस से छिपना असंभव है। जैसे ही शमन गोब्लिन के हाथों में आग का गोला बनता है, भयावह तीव्रता के साथ चमकता है, काइतो का दिल तेजी से दौड़ता है और उसकी नसों में एड्रेनालाइन प्रवाहित होता है। वह जानता है कि उसे शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए वह समूह के नेता को चिल्लाता है, मैं शमन भूत का ध्यान भटकाऊंगा और इस बीच आप दूसरों की मदद करेंगे। अगर हम वास्तव में इस राक्षस को हराना चाहते हैं तो हमें यथासंभव मदद की आवश्यकता होगी। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। पहले कुछ क्षणों के लिए इशिकावा झिझकता है, केवल जब वह देखता है कि काइतो कैसे दौड़ना शुरू करता है, तो ये डर कि यह लड़का कितना फुर्तीला है, उसे मरते देखने के डर पर हावी हो जाता है। काइतो के आसपास का कमरा उसके लिए धुंधला हो जाता है और वह विशेष रूप से शमन गोब्लिन और उसके आग के गोले पर ध्यान केंद्रित करता है। काइतो की मांसपेशियां हिलती हैं और तरल गति के साथ वह तेजी से झुक जाता है और अपनी दिशा में फेंकी गई लौ की पहली चमक से बाल बाल बच जाता है। जमीन पर आग के गोले का प्रभाव सब कुछ चकनाचूर कर देता है और शमन गोब्लिन उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाता है, ओदाग्रा अनक। बचे हुए सभी भूतों, श्रेष्ठ और सामान्य, का ध्यान तुरंत काइतो की ओर जाता है, जो शमन भूत की ओर भाग रहा है। उस समय युवक का शरीर हरकतों की कोरियोग्राफी में प्रकट होता है, जैसे कि एक अदृश्य स्को का अनुसरण कर रहा हो, क्योंकि वह डर के कारण और भी तेज हो जाता है और एक फुर्तीली छलांग के साथ वह शमन गोब्लिन के दूसरे को चकमा देते हुए खुद को एक तरफ ले जाता है। आग का गोला। उनकी हरकतें सटीक हैं, जो वर्षों के प्रशिक्षण और अनुभव को प्रदर्शित करती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं। अपने समय के परिप्रेक्ष्य में कुछ ही दिन पहले काइतो एक मोटा, गतिहीन लड़का था। प्रभावशाली गति के साथ काइतो शमन गोब्लिन की ओर बढ़ता है। चूंकि वह निपुणता से चलता है, इसलिए उसके पैर मुश्किल से जमीन को छूते हैं। वह अपनी चपलता का उपयोग करके हवा में नृत्य कर रही जलती हुई लपटों से बचता है, अलौकिक कृपा के साथ उनके करीब से गुजरता है। मैं ये कर रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं वास्तव में ये कर रहा हूँ। शुद्ध लालित्य के एक क्षण में काइतो एक बार फिर छलांग लगाता है, हवा में जबरदस्त सहजता से घूमता है। भूत अपनी हताशा में काइतो के साथ बने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लड़खड़ाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और अंत में खुद के लिए बाधा बन जाते हैं। मैं ये कर सकता है, वह सोचता है, पीछे मुड़कर यह दृश्य देखता है। शमन गोब्लिन द्वारा फेंके गए आग के गोले तेजी से हॉल में फैलने लगे। राक्षस काइतो की फुर्तीली हरकतों से इतना परेशान हो गया कि वह एक के बाद एक आग के गोले फेंकना बंद नहीं कर सका। हमले फर्श, दीवारों, खंभों और यहाँ तक कि कुछ छोटे भूतों पर भी हो रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से काइतो पर हमला नहीं हो पा रहा था। हालांकि वे हमेशा उसके करीब से गुजर रहे थे, दृढ़ निश्चयी आंखों को रोशन कर रहे थे और उस पर केंद्रित अभिव्यक्ति कर रहे थे। जागा हुआ आदमी का चेहरा।
सौभाग्य से काइतो का शरीर आसन खतरे के खिलाफ पूर्ण सामंजस्य में चलता है, यहाँ तक कि उसकी अपनी अपेक्षाओं को भी धता बताता है। सच तो यह है कि काइतो किसी भी सामान्य इंसान की तुलना में कहीं अधिक फुर्तीला है और रैंकी के जागृत लोगों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से तेज है। प्रत्येक गतिविधि सटीक है, जिससे दूसरों को यह एहसास होता है कि वह मृत्यु के साथ इस नृत्य में आनंद ले रहा है, जबकि काइतो केवल इस बारे में सोच रहा था कि वह वास्तव में इस दुनिया की खोज कैसे जारी रखना चाहता है। मैं मर नहीं सकता, या यूं कहें, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। जैसे ही काइतो अनिवार्य रूप से शमन गोब्लिन के पास पहुंचता है, वह अपने दुश्मन के हर विवरण को ध्यान से देखता है। बॉस के बड़े खुले नुकीले दांत विनाश की आशा से चमकते हैं, ये दर्शाते हैं कि वे कितने तेज हैं, और उसकी उग्र लाल आंखों में दुष्ट अंधकार समाया हुआ प्रतीत होता है। काइतो को पता है कि इस जादूगर से निपटने से पहले उसे उन भूतों की भीड़ से छुटकारा पाना होगा जो उसका बहुत करीब से पीछा कर रहे हैं। चतुराई से हवा में छलांग लगाते हुए और समुद्री डाकू करते हुए कि वह भी नहीं बता सकता कि उसने ऐसा कैसे किया, काइतो एक और आग के गोले से बचता है। जब वह उसके करीब से गुजरता है तो उसकी त्वचा पर तीव्र गर्मी महसूस होती है। उसके पैर बमुश्किल दोबारा जमीन को छूते हैं और उसे पहले से ही फिर से कार्य करना पड़ता है। वह एक छाया की तरह जमीन पर फिसलता है और एक श्रेष्ठ भूत के पैरों के बीच से गुजरता है जो उसे घेरने की कोशिश कर रहा था, और फिर जिस राक्षस से वह बच गया था वह काइतो का पीछा कर रहे भूतों की बाढ़ के कारण कुचल जाता है। अन्य जागृत लोग काइतो को विस्मय और आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि वह सुरक्षित रहने के लिए संघर्ष करता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। आयुमी काइतो को देखती है और दूसरों से जोर से पूछती है, क्या उस लड़के ने अपना दाहिना हाथ नहीं खोया था? यह आपकी धारणा एड्रेनालाइन के कारण रही होगी। किसी को भी कहीं से भी इस तरह एक हाथ पीछे नहीं मिलता है। बोर्जा जमी हुई जमीन से कठिनाई से उठते हुए कहता है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। आयुमी कहती है, वहाँ थोड़ी देर और रुको काइतो, मैं इसे लगभग समझ रहा हूँ। इशिकावा अपने पानी के ब्लेड से मजबूत लकड़ी के पिंजरे की सलाखों को काटते हुए सोचता है। जबकि जागृत लोग अपनी स्वतंत्रता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, काइतो ने भूतों के खिलाफ अपनी भीषण लड़ाई जारी रखी है। उसकी फुर्तीली हरकतें प्रभावशाली निपुणता दिखाती हैं जो उसके पिछले कई कौशलों को पार कर जाती है, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी सहनशक्ति लगभग अनंत थी। शायद इसका कारण पिशाच के रूप में उसका नया रूप था। भूतों के हमलों से बचना बेहद आसान था और अपनी नई गति के साथ वह पलटवार करने के हर एक अवसर का लाभ उठा सकता था। लेकिन इस अजीब लाभ के बावजूद वह अभी भी दबा हुआ था क्योंकि भूत उसे पकड़ने में सक्षम होने के करीब और करीब आ रहे थे। युद्ध की अराजकता के बीच काइतो ने छोटे भूतों के एक समूह को देखा जो धनुष उठाने की तैयारी कर रहे थे। यह एक समस्या हो सकती है क्योंकि अगर आम भूतों और आग के गोलों के अलावा काइतो को तीरों के बारे में भी चिंता करनी होगी तो वह वास्तव में मुसीबत में पड़ जाएगा। बिना कोई समय बर्बाद किए वह उनकी ओर बढ़ता है और अपनी अद्भुत गति का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में उन तक पहुंच जाता है। हालांकि जैसे ही काइतो उन पर दक्षिणी खंजर से हमला करने वाला होता है, अचानक भूत बैंगनी आभा से आच्छादित हो जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। भूत खुद आश्चर्यचकित दिखते हैं, लेकिन काइतो नहीं। लड़का अपने कंधे पर पीछे मुड़कर देखता है, पहले से ही जानता है कि क्या होने वाला है, और वह शमन गोबलिन को अपना दाहिना हाथ आगे की ओर फैलाए हुए देखता है। साइकोकाइनेसिस का उपयोग करना निश्चित रूप से उचित नहीं है, काइतो चिल्लाता है, वह काला जादू है। शमन भूत इस बात से निराश है कि उसके आग के गोलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। साइकोकिनेसिस के साथ साधारण भूतों को काइतो की ओर फेंकना शुरू कर देता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जागे हुए युवक को पकड़ने की कोशिश में गोबलिन उड़ते हैं। सबसे पहले वे जमीन पर गिर पड़ते हैं और अपने लक्ष्य में बुरी तरह विफल हो जाते हैं, लेकिन जादूगर उन्हें लगातार उछालता रहता है। काइतो बॉस द्वारा बताए गए प्रक्षेप पथ से भटकते हुए गिरते भूतों से बचना जारी रखता है। हालांकि अराजकता के बीच एक भूत काइतो की पीठ से चिपक जाता है, बुरी तरह से पकड़ लेता है और उसकी त्वचा को काटने की कोशिश करता है। पकड़ से काइतो को आश्चर्य होता है, लेकिन वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है, भूत को गर्दन से पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। हरामी। काइतो बॉस के दुस्साहस से नाराज होकर गुर्राता है। जैसे ही वह गिरते भूतों से लड़ता है, काइतो को एहसास होता है कि अपरिहार्य को टालने का अब कोई रास्ता नहीं है। उसे ये सब खत्म करने की ज़रूरत है, और अगर शमन गोब्लिन अब तक उस पर सीधे हमला करने नहीं गया है तो इसका एक कारण है। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। इसलिए काइतो भूत के पंजों से बचता है और शमन भूत तक तेजी से पहुंचने के लिए अपने कदम तेज कर देता है। उसकी त्वरित चाल उसे कई दुश्मनों के बीच भी आगे बढ़ने की अनुमति देती है जो उसे घेरने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वह बिना सोचे समझे साउदर्न डैगर घुमाता है और ऐसा करते समय सुनता है, आपने एक आम भूत को मार डाला। आपने +200 XP प्राप्त किया। आपने एक सुपीरियर भूत को मार डाला। आपने +1000 XP प्राप्त किया। आपने स्तर बढ़ा दिया है। आपने एक आम भूत को मार डाला।
आपने +200 XP प्राप्त किया। आपने एक सुपीरियर भूत को मार डाला। आपने +1000 XP प्राप्त किया। शमन के और करीब आते हुए काइतो किसी प्रकार के उल्लंघन की तलाश करता है। वह जानता है कि नेता को हराने से शैतान गिरोह कमजोर हो जाएगा और यह पोर्टल भी खत्म हो जाएगा और इस तरह ये सब खत्म हो जाएगा। तो उसे बस यही चाहिए। जैसे ही काइतो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, उसकी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ने लगता है। वह मामूली खरोंच और जलन के दर्द को नज़रअंदाज करता है, शमन गोब्लिन को मारने और उस राक्षसी टकराव को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शमन गोब्लिन लगभग 4 मीटर लंबा है और वास्तव में किसी भी निचले स्तर के जागृत व्यक्ति को डराता है, लेकिन काइतो को अब इससे डर नहीं लगता। असल में वह उसे मारने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह मुस्कुराता है। और जब समूह के अन्य जागृत लोग कैटो को उसके पीछे राक्षसों की भीड़ के साथ भी मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो उन्हें एक अनोखी ठंडक महसूस होती है जो उनके जबड़े खड़े कर देती है। आखिर यह बच्चा कौन है? वे एक स्वर में आश्चर्य करते हैं। पिछले कुछ घंटों ने निश्चित रूप से काइतो को एक व्यक्ति और एक योद्धा दोनों के रूप में विकसित किया है। और कुछ मिनट पहले उसे महसूस हुआ सारा डर मौत का सामना करने के उत्साह से गायब हो गया। इसके अलावा काइतो ने ये भी देखा कि उसकी चपलता किसी भी भूत से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि श्रेष्ठ भूतों और उनकी कठोर परिभाषित मांसपेशियों की तुलना में वह तेज, अधिक चुस्त और 1 सेकंड के अंतराल में प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। यह एहसास उसे आशा की एक किरण देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी भी लड़ाई में जब तक वह खुद को थकने नहीं देता, तब तक उसके पास जीतने का मौका है। इस जागरूकता को ध्यान में रखते हुए वह अपनी इच्छाशक्ति के बल पर खुद को एक उन्मत्त दौड़ में शामिल कर लेता है। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। उसके शरीर का हर तंतु पीछा करने वाले भूतों से आगे निकलने का प्रयास करता है। उसकी मांसपेशियां एकदम तालमेल में चल रही हैं, उसके पैर एक नर्तक की सहजता के साथ जमीन को छू रहे हैं। वह हमलों से बचता है, निपुणता के साथ छलांग लगाता है और घूमता है, अथक बने रहने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित है। गति और स्वतंत्रता की भावना काइटो को घेर लेती है और उसे लगता है कि जो पहले असंभव था वह अब नहीं रह गया है। मैं जीत सकता हूँ। जैसे ही वह भूतों से भागता है, काइतो शमन भूत का सामना करता है और उसकी ओर झपटता है। अपनी ओर से जादूगर भूत इस छोटे से प्राणी के दुस्साहस पर क्रोधित होकर अपने दांत पीसता है। अति गरमाली जिक्का, बॉस चिल्लाता है और उसकी भाषा भूतों के अलावा हर किसी के लिए समझ से बाहर रहती है, जो उस कारण से तुरंत दौड़ना बंद कर देते हैं। उस समय काइतो के समूह में मौजूद अन्य जागृत लोग लकड़ी के पिंजरे को छोड़ना शुरू कर देते हैं। अंततः इशिकावा द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन अगली बात जो उन्हें पता चलती है वह यह है कि भूतों की भीड़ उनकी ओर दौड़ रही है। वे सभी चौंक जाते हैं और भागने की तैयारी भी करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि भूतों के चेहरे पर कुछ गड़बड़ है। वे इतने डरे हुए क्यों दिखते हैं? इशिकावा समूह में एक लड़के को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करते हुए पूछता है। डरे हुए नहीं, वे किसी चीज से डरे हुए लग रहे हैं, आयुमी कहती है और एक बोर्ड हथियाने के लिए अपने पैर से पिंजरे का एक हिस्सा तोड़ देती है। एड्स बाय पब फ्यूचर देखना। माया शमन भूत की ओर इशारा करती है। बॉस अपने दाहिने हाथ को अपने लंबे काले लबादे के अंदर डालकर खड़ा है और अपनी कमर से कुछ निकाल रहा है। शमन भूत के पास इस पूरे समय भी उसकी आस्तीन में एक कार्ड था, या यूं कहें कि वह अब तक काइतो के साथ खिलवाड़ कर रहा था। राक्षस अचानक अपने लबादे के अंदर से एक क्रिस्टल गोला निकालता है जो उसके बाएं हाथ में चमकता है। काइतो पहले तो शमन गोब्लिन की ओर दौड़ने में संकोच नहीं करता है, लेकिन जल्द ही एक दूर की स्मृति उसके दिमाग में आती है। ये स्मृति मोर्टल टॉवर के एक बहुत सम्मानित जादूगर की छवि है, जो संयोग से उसी के समान एक गोला पहने हुए नहीं था। शमन भूत का ये याद करके काइतो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लोलुपता का एक गोला, ऐसी दुर्लभ वस्तु आखिर क्या करती है? काइतो को आश्चर्य होता है और वह अचानक बीच में ही रुक जाता है। उसके पैर चिकने पत्थर के फर्श पर फिसल रहे हैं और कुछ धूल उड़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य से परिणामों से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। क्रिस्टल का गोला एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है और वह स्थान एक चकाचौंध कर देने वाली चमक से भर जाता है। शमन गोब्लिन शरारती ढंग से मुस्कुराता है, काइतो की भेद्यता पर प्रसन्न होता है। एक पल में काइतो को महसूस होता है कि उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ है और उसके लाल बाल उगने लगते हैं और फिर गड़गड़ाहट उस पर गिरती है, अपनी तेज आवाज के साथ हॉल में दौड़ती है। गड़गड़ाहट पूरे हॉल में फैल जाती है, हवा में बिजली भर जाती है और जमीन हिल जाती है। काइतो अभी भी हिलने डुलने में असमर्थ था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके शरीर में विद्युत प्रवाह हो रहा है। बिजली की शक्ति उसकी नसों में प्रवाहित होती है, जिससे उसे अपने जीवन में अब तक का सबसे बड़ा दर्द महसूस होता है और उसकी सहनशक्ति कमजोर हो जाती है। एक सामान्य इंसान निश्चित रूप से इस तरह के झटके से नहीं बच पाएगा। पीड़ा के बावजूद काइतो अपनी चेतना को मिटने नहीं देता। वह अपनी पूरी ताकत से अपने होठों को काटते हुए दर्द से लड़ता है। गड़गड़ाहट के तेज प्रभाव से पूरा वातावरण क्षणिक धुएं और धूल से डूब गया।
और काइतो इस सारे धुएं के अंदर है, अभी भी किसी तरह खड़ा है, लेकिन पूरी तरह से स्थिर है और यहाँ तक कि उसकी उंगलियों तक कांप रही है। जैसे ही धुआं छंटता है, शमन गोब्लिन के हमले के परिणाम का पता चलता है, काइतो का पता चलता है। वह बड़ी कठिनाई से खड़ा है और पूरी तरह से हतप्रभ है। ऐसी शुरुआत के साथ भी उसकी आंखें रोष और लचीलेपन से चमक रही थीं। ये दुश्मन मुझे नहीं हरा पाएगा। अधिक ताकत होने पर भी काइतो का दिमाग पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करने पर केंद्रित था। एक दृढ़ कदम के साथ वह शमन गोब्लिन की ओर बढ़ता है, उस दर्द और कमजोरी को नज़रअंदाज करते हुए जो अभी भी उसे परेशान करती है। हर कोई काइतो को आश्चर्य और भय से देख रहा था। इतने झटके के बाद वह कैसे खड़ा रह सकता है? उसका शरीर बिजली की बिजली से स्पंदित हो रहा है और फिर भी वह जारी रखने का इरादा रखता है। शमन गोब्लिन काइतो के प्रतिरोध से क्रोधित और निराश है, इसलिए वह अपने हाथ में गोला लेकर एक और वज्र हमला शुरू करने की तैयारी करता है। इस बार काइतो निश्चित रूप से विरोध नहीं कर पाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बॉस की आंखें चमकती हैं और उसकी भयावह मुस्कान लड़के को पीड़ा पहुंचाने में खुशी दिखाती है, लेकिन फिर से उसे गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि काइतो चिंतित नहीं दिखता। वह अपनी लचीलेपन को प्रतिबिंबित करने वाली आंखों से शमन गोब्लिन को देखता है। वह चिढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे यकीन है कि आपने मेरी ताकत और जीतने की मेरी इच्छा शक्ति को कम आंका है, और अब जब आप हारने से डरते हैं तो आप अपने पास मौजूद हर चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। चाहे आप कुछ भी करें, मैं अभी भी यहीं रहूंगा। इसलिए आप आ सकते हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसे वहां भेज सकते हैं। बॉस को समझ नहीं आता कि काइतो क्या कह रहा है, केवल इतना कि उसे उसकी अभिव्यक्ति जरा भी पसंद नहीं आती। ऐसी स्थिति में वह अपने बाएं हाथ में अवेरिस के गोले को कसकर पकड़ता है, क्योंकि यह एक और वज्र प्रक्षेपण की तैयारी करता है। गोला पहले की तरह चमकता है और काइतो के बाल वैसे ही खड़े हो जाते हैं जैसे आखिरी वज्रपात से ठीक पहले थे। हालांकि जैसे ही गड़गड़ाहट गिरने वाली होती है, अचानक एक पानी का चाकू पूरे कमरे में हवा से होकर गुजरता है और ठीक केंद्र में गोले से टकराता है, जिससे वह टूट जाता है और जो जादू चल रहा है वह रुक जाता है। शमन भूत क्षण भर के लिए स्तब्ध हो जाता है। उसकी आश्चर्य की अभिव्यक्ति उसके पहले के द्वेष की जगह ले लेती है। ड्रोक, वह बड़बड़ाता है, समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ है। उस क्षण हॉल में मंत्रमुग्धता की चीख गूंजती है। गया द्वारा मुझे दी गई शक्ति से मैं इस गरीब सांसारिक शरीर को हुए किसी भी नुकसान को ठीक करता हूँ। एक उज्ज्वल आभा काइतो के शरीर को ढक लेती है और उसे गर्मी और उपचार की भावना महसूस होती है, जैसे कि उसे एक देवदूत ने गले लगा लिया हो। उसे भी वसंत की हल्की सी गंध आती है। फिर वह अपना सिर उठाता है, पीछे देखता है और देखता है कि माया दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से उसकी ओर दौड़ रही है। मैं ठीक समझ गया, बस इतना ही। वहीं रुको काइतो, माया पहले आश्चर्य के स्वर में कहती है, लेकिन उत्साह से भरी हुई। मैं मदद के लिए यहाँ हूँ। काइतो की दृष्टि के क्षेत्र में ही इशिकावा है, जिसके चेहरे पर दृढ़ दृष्टि और मुस्कान है और वह हाथ में पानी की तलवार लिए हुए है। मुझे लगता है कि हम अब भी हैं, बच्चे। वह कहते हुए एक छोटे भूत का सिर काट देता है। फिर भी हम यहाँ थोड़े व्यस्त हैं। कृपया बॉस का सामना करने का प्रयास करें जबकि हम दूसरों का ख्याल रखेंगे। काइतो मुस्कुराता है, थोड़ा अविश्वसनीय और खुश है कि हर कोई पिंजरे से बाहर निकलने में कामयाब रहा। फिर वह सोचता है जैसे वह आगे बढ़ता है और फिर से शमन गोब्लिन का सामना करता है। अधिक अनुभवी लोग गुर्गों के साथ रहेंगे जबकि मैं बॉस के साथ रहूंगा। मुझे यह उचित सौदा नहीं लगता।